नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जो तीसरा अध्याय है ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के काफ़ी महत्वपूर्ण है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी 2027 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को याद कर लेते, तो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरा गारंटी है फिर बच्चों, मेरा वादा है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए और हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको पहले बताएंगे, सोचने का मौका देंगे, उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा प्यारे बाबू ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी लगभग होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मानव नेत्र का जो अल्पतम दूरी होती है ना प्यारे बच्चों, कितना होती है वही आपसे पूछा गया, न्यूनतम दूरी कितना होती है। अब देखिए, सामान्य दृष्टि का जो नॉर्मल विजन होता है, जो वयस्क होते व्यक्ति के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन को जो है ना अपने आई से, यानी कि अपने आई और यहाँ पे जो बुक या फिर मोबाइल फ़ोन है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इतना दूरी पर आप वस्तु को देखते हैं, यानी कि कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो आपका आँख जो है ना प्यारे बच्चों जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट होते हैं। अब आइए प्यारे बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की दूर बिंदु, यानी कि यहाँ पे जो पूछा गया प्यारे बच्चों, दूर बिंदु पूछा गया है। तो दूर बिंदु क्या होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। अब देखिए, बहुत दूर की वस्तु को हम देखते हैं, जब भी अनंत पे वस्तु रखा रहता है तो उसको भी हम देख सकते हैं, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो बनता है प्यारे बच्चों, वो रेटिना पर ही बनता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि उसकी जो किरणें होती है समांतर होकर हमारे लेंस से गुजरता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यह एक प्रकार का हमारा मानव नेत्र का डायग्राम दिया गया है। इसमें जो लेंथ मतलब नेत्र में जो लेंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये कौन सा लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा लेंस होते हैं प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस होते हैं। और हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2027 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आँख का व्यवहार होता है। अब देखिए प्यारे बाबू, हम आपको पहले बताए, जैसे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिएगा, इससे प्रकाश किरणें आपके आँख तक यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करती है प्यारे बच्चों, मोड़ करके रेटिना पर फोकस करता है और वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, वास्तविक बनता है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये बताना है कि पुतली के साइज को जो है ना प्यारे बच्चों, कौन नियंत्रित करता है। अब देखिए, पुतली का जो साइज होता है, इसको छोटा बड़ा कौन करता है प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। तो इसको जो छोटा बड़ा करता है ना प्यारे बच्चों, कौन करता है। अब देखिए, परितारिका में मौजूद पेशिया पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि परितारिका जो होते हैं, आइरिस में क्या मौजूद होता है प्यारे बच्चों, पेशिया होता है, वही क्या करता है, पुतली के साइज को
छोटा बड़ा करता है, यानी कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका यानी कि आइरिस या फिर पक्षमावी पेशियाँ। तो ये इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको सोचने का मौका भी दिया जाता है। तो यहाँ पे परितारिका हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, यानी कि फार पॉइंट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आंख की दूर बिंदु क्या होती है प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ पे जो पेड़ को आप बहुत दूर से देख रहे हैं, यानी कि जो पेड़ है ना पेड़ जो बहुत दूर से देख रहे हैं, और यानी कि दूर पर रखी वस्तु को भी आप इजीली देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब भले आपको बहुत छोटा दिखाई दे, लेकिन उसको आप देख सकते हैं, यानी कि अनंत पर रखी वस्तु को भी देख सकते हैं। यानी कि जो दूर बिंदु होते हैं ना, क्या होते हैं पेड़ बच्चों? अनंत होते हैं। यहाँ पे याद रखने वाला बात को भी ध्यान से देखिएगा, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों होते हैं ना, इसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? अब देखिए पर जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे कॉर्निया जो है ना, इसका अपवर्तन जो होता है ना पर जो कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। यानी कि कॉर्निया की वक्रता अधिक होने के कारण प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन यहीं पे होता है। तो अभिनेत्र लेंस के बाहरी यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर डायग्राम में तो यहाँ पे जो पूछा गया है पर जो वही वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, इसको घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि कलरफुल भाग कौन सा होता है? तो नेत्र की संरचना को अगर आप देखिएगा ना प्यारे बाबू, तो देखिए ये ऊपर वाला भाग क्या होते हैं? कॉर्निया होते हैं, ये जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। नेत्र का पारदर्शी बाहरी भाग होता है। परितारिका जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिएगा ये क्या होते हैं? परितारिका यानी कि आइरिस होते हैं। ये नेत्र का रंगीन भाग होता है जो पुतली को घेरता है ना। उसके बाद जो अंदर में होता है काला वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली यानी कि पुपिल कहते हैं प्यारे बच्चों। और नेत्र का काला छिद्र जिससे प्रकाश अंदर जाता है। और रेटिना पे क्या होता है बच्चों? प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सॉरी प्रकाश का नहीं। अब देखिए परितारिका नेत्र का क्या होता है पर जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट मतलब दृष्टि का अस्तित्व होता है। अब देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्तित्व होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आप देखते हैं या फिर सिनेमा घर में जब आप फिल्म देखने जाते हैं, ठीक है, तो उस समय में अगर अचानक पर्दा बंद हो जाता है, तो आपके आँख में 1/10 सेकेंड तक जो है ना, 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु का चित्र रेटिना पर पड़ने के बाद कुछ समय तक बना रहता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि का अस्तित्व गुण कहते हैं। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना फिर जो कहाँ बनता है, वो है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिए, अगर आप यहाँ पे एक दिए को देख रहे हैं तो, या फिर कोई चीज़ को देख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना पर जो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है पर जो? रेटिना पे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पे बनता है प्यारे बाबू। अब देखिए हमारे आँख में लेंस, कॉर्निया और जलीय द्रव मिलकर के प्रकाश किरणों को अपवर्तित करते हैं, जिससे वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। अब देखिए आँख को जो है ना कैमरे की तरह समझिए, आप समझ सकते हैं। लेंस फोकस करता है, लेंस का काम क्या होता है बच्चों? फोकस करना। और रेटिना स्क्रीन की तरह कार्य करता है, जिस तरह आप मोबाइल स्क्रीन देखते हैं उसी तरह रेटिना कार्य करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, नेत्र के द्वारा, नेत्र में जो है ना किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना, ध्यान से देखिएगा कि कैमरे का कौन सा भाग जो है ना आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। अब देखिए ये आपका कैमरा का भाग हो गया प्यारे बच्चों, और ये हमारा आँख का भाग हो गया ना। अब देखिए कैमरा में भी लेंस होते हैं और हमारे आँख में तो लेंस होते ही है। कैमरा में क्या होते हैं, कृत्रिम लेंस होते हैं, और हमारे आँख में प्राकृतिक लेंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंस होते हैं ये कौन सा लेंस होते हैं, इसमें प्यारे बच्चों इसमें भी उत्तल लेंस होते हैं और हमारे आँख में भी उत्तल लेंस होते हैं। अब देखिए कैमरे का फिल्म जो है ना, कैमरे का फिल्म पर जिस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसी पर अगर आंखों के रेटिना पर भी प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे फिल्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु पूछा गया, क्रम से होते हैं। अब देखिए निकट पॉइंट, यहाँ पे नियर पॉइंट, और यहाँ पे फार पॉइंट, यानी कि निकट बिंदु और दूर बिंदु को यहाँ पे समझा गया है। तो निकट बिंदु जो है ना पहले जो हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को, अगर इससे कम करते तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, या फिर इससे ज़्यादा दूर करते तो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पे वस्तु को दूर बिंदु जो होते हैं ना फिर जो अनंत होते हैं, और निकट बिंदु क्या होते हैं 25 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका देखिएगा पहले क्या पूछा गया, निकट बिंदु पूछा गया है। तो निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर बच्चों, और दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बाबू देखिए, यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। यही ये ना पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बाबू। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि परितारिका, सॉरी प्यारे बाबू, परितारिका जो होता है ना पुतली के आकार को क्या करती है, बदलती रहती है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को जो नियंत्रित करती है ना, पर जो कौन नियंत्रित करती है, वो पक्षमापी मांसपेशी होता है, यानी कि सिलरी मसल्स जिसको कहते हैं, वही वक्रता त्रिज्या को क्या करती है, मतलब छोटा बड़ा करते रहता है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब देखिए जो भी अगर आप डिक्शनरी वगैरह पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो देखिए वो कौन सा दोष होता है प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, बल्कि दूर या निकट दृष्टि दोष। अब देखिए यहाँ पे बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जिसके कारण निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष में ही वस्तु को क्या होता है प्यारे बच्चों, साफ नहीं दिखता निकट की वस्तु को ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बाबू, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी या ए। तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, हम आपको बता रहे हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु जो है ना, दूर दृष्टि दोष में वस्तु को आप दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष में वस्तु को आप निकट रखे वस्तु को स्पष्ट देख सकते कि नहीं देख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, दूरदृष्टि दोष में वस्तु को
निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते बल्कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते। उसी तरह निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है, इसमें जो है ना दूर और निकट दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से व्यक्ति नहीं देख पाता है, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं या द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा इस कंडीशन में व्यक्ति को, तो आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ना, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखेगा और निकट की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं दिखेगा ना, ये ना होता है। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, आपको बताना है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष जो भी व्यक्ति को होता है तो अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, और दूर दृष्टि जिस भी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, उत्तल लेंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पे पूछा गया है तो अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। अब देखिए जो भी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो वह व्यक्ति मतलब कौन सा वस्तु को साफ साफ देख सकता है, निकट की वस्तु को या फिर दूर की वस्तु को। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है प्यारे बच्चों, और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मसला जो है ना कब आता है, जब व्यक्ति मतलब बुढ़ापा धीरे धीरे छाने लगता है तो ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्यारे बच्चों प्रिज्म जो होते हैं ना ये 5 सतहों से घिरा होता है, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो प्यारे बच्चों श्वेत जो रंग होते हैं ना ये 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है, जिनमें से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल होते हैं। इन्हीं सभी रंगों के मेल से कौन सा रंग बनता है बच्चों, सफेद रंग बनता है। जब सभी 7 रंग समान मात्रा में मिलते हैं तो सफेद रंग कहलाता है। तो यहाँ पे 7 रंग हो जाएगा बच्चों। इंद्रधनुष में कौन से कलर कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। अब आइए बच्चों किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। विचलन बोले तो बच्चों झुकाव, यानी कि जब प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा तो सबसे कम जो है ना बच्चों कौन झुकता है, तो लाल जो कलर होता है ना बच्चों इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। या फिर कौन सा कलर का विचलन सबसे कम होता है, तो प्यारे बाबू हम आपको बता दे रहे हैं बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है बच्चों, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका विचलन भी क्या होगा प्यारे बच्चों, अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विचलन किसका अधिक होगा, तो देखिए यहाँ पे बैंगनी रंग या फिर लाल रंग, तो किसका विचलन। अब देखिए यहाँ पे विचलन कम वाला डाटा ऊपर में है और सबसे ज़्यादा विचलन जो है यानी कि झुकाव, बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे बैंगनी रंग हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे कम होता है। अब देखिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है प्यारे बच्चों, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, इन्हें हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के रंग देख सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है।
ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो देखिए प्राइमरी कलर जो होते हैं कौन सा कलर है, प्राथमिक वर्ण मतलब क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इन मूल रंगों को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। अब देखिए जो कलर होते हैं जिनमें से तीन कलर प्राइमरी होते हैं, नीला, हरा, लाल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चमकीला कलर होता है ना, पर जो दूर से आपको दिखाई देगा तो उसको हम लोग प्राइमरी कलर के नाम से भी जानते हैं। ये तीन तीन रंग मिलकर सभी अन्य रंगों का निर्माण करता है, यानी कि ये तीनों रंग मिलकर के जो है ना अन्य सभी रंगों का क्या करेगा प्यारे बच्चों, निर्माण करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार फैक्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं, इन्हें RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू मॉडल में भी प्राथमिक रंग कहा जाता है, यानी कि RGB, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। तो नीला, हरा, लाल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। अब देखिए श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण जो है ना प्रिज्म के द्वारा ही उत्पन्न होता है। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रिज्म के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अब देखिए प्यारे बच्चों वो नीला किसके कारण से दिखाई देता है, आपको मालूम होना चाहिए, अपवर्तन के कारण से या फिर प्रकीर्णन के कारण से। तो आप बोलेंगे सर जी प्रकीर्णन के कारण से, क्योंकि जब पृथ्वी पर प्रकाश पड़ती है या फिर यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे कण होते हैं और इसी कण में जब प्रकाश टकराती है छितरा जाती है चारों दिशाओं में ना, यानी कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा, नीला रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा छितराएगा। ठीक है, यही कारण से आकाश हमको नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्रकीर्णन के कारण से, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है। अब देखिए न्यूनतम तरंगदैर्ध्य यहाँ पे पूछा गया है तो कितना होता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो सबसे कम न्यूनतम तरंगदैर्ध्य जो होता है ना बच्चों कितना होता है, वही ना पूछा गया है। अब देखिए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी कम होती है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। अब तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं, आपके एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, एकदम भी नहीं लेना आपको। तो इसका जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 380 नैनोमीटर। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। अब देखिए बरसात के मौसम में जब आप इंद्रधनुष को देखिएगा तो ये एक 7 कलर में दिखेगा। ठीक है, जिस प्रकार श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं उसी प्रकार इंद्रधनुष में भी 7 कलर होते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में जब प्रकाश टकराता है जलकण से तो यहाँ पे ये 7 रंगों में बट जाती है ना, तो जिसके कारण से यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, तो हम आपको बता दे रहे हैं 32 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यानी कि जल कणों द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अब आइए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी कलर कौन सा होता है, नीला और लाल होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखा जाए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश के का ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की मदद से पौधे अपना भोजन तैयार करता है, क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं और ऑक्सीजन जो होते हैं ना पर जो ये क्या करते हैं हमारे वायुमंडल में छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को लेते हैं हम लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है पर जो पेड़ पौधे छोड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉरी, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है ना पर जो लाल रंग झुकता है ना, इसको आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट के पूर्व दिखाई देने लगता है। तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से या फिर अपवर्तन के कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है पर बच्चों 2 मिनट पहले ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा काहेला होता है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसको आप भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब आइए पर बच्चों तारे के टिमटिमाने का कारण होता है काहेला ऐसा, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं और यहाँ पे
वायुमंडल में काफ़ी सारे परत होते हैं और इसका अपवर्तनांक भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग होते हैं। और ये अपवर्तनांक प्रतिक्षण क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, जिसके कारण से रात के समय हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे की वास्तविक स्थिति को हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, बल्कि चमकती हुई स्थिति यानी कि बदलती हुई स्थिति को और आभासी स्थिति को देख सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ना, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए चंद्रमा पर अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। जहाँ वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लैक दिखेगा पूरा, यानी कि यहाँ पे निर्वात है प्यारे बच्चों, काला दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शन कौन सी घटना तारों को टिमटिमाहट में प्रदर्शित करता है। तो हम आपको पहले बता दिए प्यारे बच्चों, वो अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं तारे। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी कोयलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और ये घटना कैसे होती है तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, तो आप इसको लिख लीजिए, आपसे एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए पहले बच्चों, ये 40% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था। और जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको याद नहीं है तो उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।